नहीं आएंगे, वो जॉब करेंगे कहीं ना कहीं, इतने सारे वो हैं टैक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पर जो भी पब्लिक आपके पास आएगी वो डिसिप्लिन होगी, जैसा आप कहोगे वैसा करेगी, जहाँ बिठा दो वहाँ बैठेगी, और एक्सप्रेशन वाली होगी, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन मस्ट है, क्योंकि इसके क्या पॉलिटिकल जितने भी वो हैं उसके अंदर हर जगह मीडिया पहुंचता है। और मीडिया जैसे सपोज दैट कल नरेंद्र मोदी जी की रैली है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर मुस्लिम से चाहे वो जनरल मुस्लिम है या लोकल मुस्लिम है, और उसके मीडिया फोकस करेगी। हाँ, मतलब ऐसे होंगे कुछ हम पता आप जबरदस्त इंसानी साहब हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपने सही जवाब दे दिया। आप अब्दुल रहमान हैं, अब्दुल रहमान जी मुझे अभी मुझे नहीं क्या है, आप किस लिए आए, रीजन, तो वो सारी चीजों को मेंटेन कर सके, ऐसे कम से कम लोग वो तो यही छानेंगे ना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्या पता हिंदू नहीं। कई बार क्या होता है, कहीं मजबूरी होती है, हमें टोपी हिंदुओं को भी उड़ानी पड़ती है, हिंदुओं की टोपी हम लोग होते हैं, कभी कभी हिंदुओं को उड़ा देते हैं, तो ऐसा ना कोई हिंदुओं वाली टोपी मुसलमानों से ज्यादा गड़बड़ कर दे। आप यदि मोमडन पब्लिक कहेंगे मोमडन आ जाएगी, हिंदू पब्लिक कहेंगे हिंदू आ जाएगी, लेडीज आ जाएगी। अच्छा, हमें 500 पर हेड के हिसाब से पे करना, बाकी कुछ नहीं। आपका ट्रांसपोर्ट का आपका है, हम यहाँ तक पहुँचाते थे, यहाँ तक पहुँचा तो यहीं से आप ले जाओ, तो वो आपके ट्रांसपोर्टेशन हमारे आप प्रोवाइड कराएंगे। हम तो आपको जहाँ पे आप कहेंगे मुझे यहाँ जो ट्रेन के यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। तो हमने अभी आपके सामने पेश किया ऑपरेशन एम के 2 किरदारों को, कैसे वो ये एक तरह से कैमरे पर हमारे बोलते जा रहे हैं कि भाई अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ सकती है, और किस तरीके के लोग चाहिए, क्या पेमेंट होगा, किस तरह से पैसे दिए जाएंगे, इंतजाम कैसे होगा, कैसे बोलना चाहिए, ये तमाम चीजें आपके सामने हम स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संबित जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हर कोई टारगेट करता हुआ दिखाई देता है, हर कोई भारतीय जनता पार्टी के क्रेडेंशियल्स और क्रेडिबिलिटी पर आज सवाल उठा रहा है, लेकिन इसका मौका तो आप खुद ही देते हैं ना। क्यों आगे बढ़कर आपके नेता कहते हैं कि हम 28,000, 30,000, 40,000, 50,000 अल्पसंख्यकों को अपनी रैली में लाएंगे? क्या ये दावा कोई और पार्टी करती है? और कोई पार्टी कर नहीं सकती है, इसलिए दावा नहीं करती है। देखिए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की रैली को हमने भी देखा है, और भाड़े के लोग आने के बाद कैसे नजर आते हैं, इनकी रैली को एक बार देख लीजिए। अच्छा, तो मालूम पड़ जाता है। आप कह रहे हैं कि भाड़े के लोग आते हैं तो कैसा नजर आता है? नहीं, बिल्कुल। ये बताइए कि आपकी रैली में भाड़े के लोग आते हैं, कैसे दिखते हैं वो? नहीं, आपको लगा क्या ये भाड़े के लोग हैं? आप खुद देखिए, जो रैली कल हुई है, जिस प्रकार का वाइब्रेशन रहा है, और मैं वहां खुद था। अपनी चीज को तो हर कोई कहेगा कि बहुत अच्छी है। मैं नहीं कह रहा हूं 5 वर्ष के बच्चे को बुला के पूछिए, वो बता देगा कि रॉक शो में जिस प्रकार का उमंग और उत्साह होता है, नरेंद्र मोदी को रॉक स्टार बना दिया। नरेंद्र मोदी को रॉक स्टार बना रहे हैं संबित जी। देखिए, जो पार्टी ये कहती हो, जो लीडर ये कहता हो कि मुझे माइनॉरिटी मेजॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं सबका हूं, इतना बेचैन है अपनी उस छवि को ठीक करने के लिए कि वो इस लेवल पे आ गया जो आपने दिखाया। थोड़ा सा एक मसला है, थोड़ा सा, क्योंकि इनका जो क्लेम है, ये कहते थे कि हम सच्चर कमेटी को भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसलिए कि माइनॉरिटी की बात क्यों कर रहे हैं आप, हम तो सबके हैं। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, मान लीजिए अगर 40,000 लोग दिल्ली की भीड़ में आपको दिखाई देते, क्या अदीब साहब या उन जैसे मुस्लिमों का हृदय परिवर्तन हो जाता बीजेपी के लिए? नहीं, यही तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये दिखाना क्या चाहते हैं? ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक्सेप्टेबल हैं। भाई, एक्सेप्टेबल तो जब होता है जब आप दिलों को जीतते हैं। यहां वो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है आपकी, हम कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी करते नहीं, हम सबको बराबर लेके चलते हैं। एक तरफ वहां डिमॉन्स्ट्रेशन सिख लोग कर रहे हैं, उनको वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन एक और सवाल अगर किसी ने बीच में आके पूछ लिया, साहब किसने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया? कौन सी ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान की नेशनल रीजनल जिसने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दिया? आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं जवाब सबसे बड़ा ये देना चाहता हूं जी, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों को कहे मियां मुशर्रफ। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो कहे कि पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले के बराबर बना दे। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इस तरह से खिताब करे कि साहब आपके हम टोपी नहीं पहनने वाले, हम अपने यहाँ सच्चर कमेटी या सेंटर की वो स्कीमें जो माइनॉरिटी के लिए उसको नहीं लागू करेंगे। इसलिए लागू नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होता। ये वो फर्क है जिससे माइनॉरिटी इनसे दूर रहने की कोशिश करती है। अनिल भारद्वाज, ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए। अनिल भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी, अनिल जी कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, जो अभी ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं उसमें कम से कम हमने ये दिखाया 2 किरदार अभी सामने आए हैं, तीसरा अभी कुछ देर में उसका भी पर्दाफाश करेंगे। साफ है कि कैसे भीड़ जुटाई जा रही है पैसे के दम पर, खास करके अल्पसंख्यकों को।
क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा बताना चाहती है वो आपके रियलिटी चेक में स्पष्ट हो रहा है। और मैं कहूंगा कि जिस तरह का प्रोजेक्शन वो स्वयं होना चाहिए किसी नेता का, वो कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट की तरह से प्रोजेक्टेड नेता यहां बनाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ इस जो आपका चेक है उससे ऐसा एहसास होता है। आप मैं लोग समझता कैसे हूं भीड़ कि कहीं जुटाते ना हैं? कहीं देखिए, भीड़ जुटाने का नहीं है। भीड़ जो है, जब आप काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके नेता हैं, वो आपके नेता को सुनने के लिए पहुंचते हैं और यही परंपरा है। और हमारी कांग्रेस पार्टी की तो परंपरा यही है। मैं बाकी परिभाषा बता रहे हैं, वास्तविकता जरा अलग है। ये वास्तविकता जरा अलग है। संबित जी, आपका जवाब? देखिए, अभी अनिल जी ने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट है। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पास आज ना तो कोई इवेंट है और ना उस इवेंट को मैनेज करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से इवेंट होगा तब मैनेज होगा। हमारे पास आज नरेंद्र मोदी नामक इतना बड़ा इवेंट है जो हिंदुस्तान की पार्टी से भी बड़ा हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, स्वाभाविक रूप से बहुत कद्दावर नेता है और जितने बड़े इवेंट आज हुए हैं कि हिंदुस्तान की दशा और चाहते हैं और इसको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। उनकी रैली को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसमें थोड़ा बहुत अपना योगदान करना चाहती है, लोगों को पैसे के दम पर लाकर। देखिए अजय जी, एक सेकंड, ये पात्रा था सुनेंगे। देखिए, मैं मानता हूं, मैं बहैसियत एक इवेंट मैनेजर नरेंद्र मोदी जी की इज्जत कर सकता हूं। मैं कहता हूं, कैसे अभी भारत के लोग इतने भुलक्कड़ नहीं हुए। जब मैं छोटा था तो हम सुनते थे अंधकार में एक चिंगारी अटल बिहारी हैं। वो सभी नहीं है। दो परेशानियां जो नरेंद्र मोदी से आपके साथ हैं वो ये हैं, वो अल्पसंख्यकों को नहीं, बहुसंख्यक लोगों को ठग रहे हैं। कैसे? पहला चुनाव लड़ा उन्होंने कि अगर मुझको नहीं जिताया तो मियां मुशर्रफ आगे ताली पीटेगा। दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा कि अफजल गुरु को फांसी होगी। तीसरा चुनाव उन्होंने लड़ा कि अगर मैं नहीं बना तो गुजरात में कांग्रेस मुख्यमंत्री मुसलमान को बना देगी। अब चूंकि मुद्दा कोई नहीं है उनके पास, इसलिए कल उन्होंने नई बात कह दी कि मियां नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। सवाल ये, जो आदमी शाह आलम कैंप में पैदा होने वाले बच्चों और उनकी माओ का मजाक उड़ा चुका हो, जो आदमी कह चुका हो कि लेकिन आप मान लीजिए, आपके नरेंद्र मोदी पे जो भी आपने आरोप लगाए वो संबित पात्रा जवाब दे। मेरा एक सवाल है, हाँ, इस देश में मुस्लिम को फेयर रिप्रेजेंटेशन किस पार्टी ने दिया? मैं आपको आंकड़े के साथ कह सकता हूं कि किसी पार्टी ने नहीं दिया है। इस देश में जो अदीब साहब ने कहा, सवाल ये है कि भारतीय मुसलमान कोई बंधवा मजदूर नहीं है। वो कोई पैसा देके या भीड़ जुटाने वाली, चेहरा दिखाने वाली चीज नहीं है। इस देश में उनका पूरा योगदान है। और हमारा कहना यह है कि सारी आपके माध्यम से आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा जो आज के हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जरूरी है कि दाढ़ी और टोपी के पीछे भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। खाली उसको ये 40,000 28,000 लोग, ये क्या मजाक है कि 28,000 लोग आ गए तो क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? यही चीज हम दिखाना चाह रहे हैं और ये हमारी छोटी सी कोशिश है। हम इस पर कोई बहुत बड़ी टिप्पणी और टीका नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। दली साहब, बस मैं एक और किरदार का जरा पर्दाफाश कर लेते हैं। जरा आप जरा इस रोचक और बनाते हैं ना, जरा देखिए कि ये तीसरा किरदार किस तरीके से हमारे संवाददाताओं के सामने ये तीसरा नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक सेल से जुड़ा हुआ है, कैसे ये मोल भाव करता है और किस तरीके से ये आदमी अपने आप को बताता है कि नरेंद्र मोदी की रैली में वो लोगों का इंतजाम कर रहा है, इंतजाम हो चुका है। जाहिर सी बात, हम जरा देर से पहुंचे थे, पहले पहुंचे होते तो उस इंतजाम का पूरा सरमाया भी आपको दिखा देते। तो देखिए तीसरा किरदार। मोदी रैली के रियलिटी चेक में अब हमारे अंडर कवर रिपोर्टर पहुंचे नई दिल्ली के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मोहम्मद हसन के पास और शुरू हुई हमारी पड़ताल। कितने आदमी दे सकते हो? आपको जैसे अगर परसों चाहिए तो परसों 1000 आदमी हम आपको देते हैं, जिसमें मुसलमान जितने कहोगे उतने हो जाएंगे। बस ट्रांसपोर्ट? हाँ, बस भी करवा देंगे। तो क्या चार्ज है? देखो, ट्रांसपोर्ट वाला आपको सारा मिला के अगर ट्रांसपोर्ट भी जोड़ोगे तो 600 रुपये का रेट पड़ेगा और अगर ट्रांसपोर्ट आप देते हो तो 400 रुपये का रेट। अरे वैसा खाना पीना भी आप नहीं भी दोगे तो भी कम चल जाएगा। 600 रुपये में? हाँ, बस पूरा बस। इलेक्शन चार्ज तो आपको ज्यादा नहीं और कोई साथ यहाँ पे क्या चल रहा है?
नहीं तो कम भी है और कोई ज्यादा भी है, तो 300 रुपये भी लेता है। सवाल जवाब के सिलसिले के बीच हसन के साथ ही कमरुद्दीन भी जुड़े। मैं नोटिंग तो 300 रुपये भी लेता है, 2 तो कम भी है और कोई ज्यादा भी है, तो 300 रुपये भी लेता है। सवाल जवाब के सिलसिले के बीच हसन के साथ ही कमरुद्दीन भी जुड़े। मैं नोटिंग तो 300 रुपये भी लेता है, 2 हम एक्चुअली क्या हम उनका काम कराते हैं उसको हम लोग अच्छा तो हमारे कहने पे चलते हैं, लेकिन इलेक्शन में आपकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अब पढ़ती रहेंगी तो मतलब जैसे हमारे मेयर आरती मेहरा का नाम, आरती मेहरा, ठीक है, आरती मेहरा का नाम सुना होगा। यानी हसन के मुताबिक अभी उन्हें आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जरूर पड़ेगी। हमारे 2-3 आदमी को टिकट मिलेगा सबका। अच्छा। 2-3 आदमी को मिलेगा जरूर, उसमें जरूरत पड़ेगी आपने, इसलिए मैंने मीटिंग होगी ना इसके बाद, तो उसमें मतलब उसमें आपको आदमियों की जरूरत पड़ेगी। करीब कितने? अब देखो तो उसके डिमांड होगी, तो 1-2 दिन के लिए, महीने भर के लिए नहीं, अभी तक अभी तो ये होगा जैसे कि प्रोग्राम हो सकता है, उसके बाद जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो 200-250 भी तो रोज ही रहेगा। अच्छा, मतलब जो रैली मोर्चे में नेताओं के पीछे चलने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद। साफ था कि हसन साहब को मोदी की रैली के लिए आदमी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि राजनीति में चुनाव के वक्त किराए की भीड़ कितनी अहमियत रखती है। दीपक त्यागी और वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ धीरेन्द्र पुंडिये, न्यूज नेशन, दिल्ली। समित बात्रा साहब, इस पे भी आपको संशय होता है? यानी आप ये मानते हैं कि 2004 में आप इसलिए इलेक्शन हारे क्योंकि मुस्लिम ने 10 में से 9 मुसलमानों ने आपके खिलाफ वोट किया, टैक्टिकल वोटिंग की, और आज आप ये मानते हैं कि अगर आपको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो इस समुदाय को आपको अपने साथ जोड़ना होगा, जिसके लिए आप तमाम तरह के ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं। 3 विषय, समय दीजिएगा मुझे आधे सेकंड का। पहला है कि आपने अभी जो सेगमेंट दिखाया, जो आपने अभी स्टिंग दिखाया, अंततः तीनों स्टिंगों में ही निष्कर्ष ये रहा है कि किसी ने भी आपसे आदमी नहीं लिए। जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से हसन जी को भी नहीं जानता हूं, मैंने कभी पार्टी दफ्तर में देखा नहीं है, मगर मैंने यही सुना जो आपके स्टिंग के माध्यम से कि कभी चुनाव होगा तो हो सकता है आपके लोग लेंगे, अभी लोगों की आवश्यकता नहीं है। मोटे तौर से आपने ये नहीं देखा कि उसमें किस तरीके से मोलभाव किया गया, ये देखिए किस तरीके से देखिए, जहां स्टिंग में मोलभाव भी हो सकता है, वहां स्टिंग में ये भी दिखाया जा सकता है कि कितने लोग खरीद फरोख्त किए जा रहे हैं। हमने नहीं देखा, देर से पहुंचे थे। अगर वक्त रहते संबित जी पहुंच जाते तो हमारे कुछ पहुंचाए हुए लोग आपकी रैली में पहुंचकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मीडिया इतनी पावरफुल है, वो चाहे तो हर जगह वक्त से पहुंच सकती है और वो लोग भी भिजवा सकती थी, मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कटिबद्ध आरोप नहीं लगा रहे हैं, मीडिया इतनी पावरफुल है। मीडिया आज लाइन पे आज कह दीजिए ना, आपकी पार्टी एक लाइन पे कह दीजिए, रमेश जी, कोई अल्पसंख्यकों की जरूरत नहीं है, जो आना चाहे अपने मन से आए, मोल भाव करके अल्पसंख्यकों को नहीं लेके आएंगे। हम मोल भाव करके ना तो अल्पसंख्यकों को लाते हैं ना ही बहुसंख्यकों को लाते हैं। हम मोल भाव कुछ करते हैं तो हम अपने आइडियोलॉजी का मोल भाव करते हैं कि ये आइडियोलॉजी आएगा तभी देश आगे जाएगा, और किसी का मोल भाव नहीं करते। जिस आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं वो दरअसल कम से कम 200 रुपए प्रति पर्सन के हिसाब से आज बाजार में है। ये तो स्टिंग ऑपरेशन भी प्रूव नहीं करता। मगर 1 सेकंड का मुझे और वक्त दीजिए। मैंने अभी 2 पैनलिस्ट से सुना कि मियां मुशर्रफ और मियां नवाज शरीफ। पहली बात तो है, कहीं भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए मुशर्रफ और नवाज शरीफ का इस्तेमाल हमारे किसी नेता ने भी नहीं किया। अगर मुशर्रफ साहब को मियां कहा गया और नवाज शरीफ को कहा गया कि आपकी औकात क्या है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली हमारे देश का शत्रु है। जवाब देने का मौका दीजिएगा। अगर जी अदीब साहब, मुझको नहीं, 1 मिनट का मौका दीजिए ना। दहलवी साहब, इस चर्चा को जरा हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में तब्दील ना करें, रहने दीजिए, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अदीब साहब, देखिए, आपकी बात का मैं जवाब दे दूं। मैंने वो स्पीचेस सुनी है जिसमें मुझको मियां मुशर्रफ कह के खिताब किया गया 2009 के इलेक्शन में मोदी जी ने किया था, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ से इलेक्शन लड़ते थे, मैं वहीं का रहने वाला हूं जी, एक सेक्शन मुसलमानों का उनको वोट देता था जी। इस बात की हकीकत है, उस वक्त किसी स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। आज आपको इसलिए पड़ रही है
कि आप एक्सेप्टेबल नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी में, और वो इसलिए कि आपकी जो बोलचाल है, आपके जो एक्शंस हैं, उसने डिवाइड कर रखा है।